नमस्कार, आपका वामिका कॉमर्स अकेडमी पर स्वागत है। आज आपका अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर आज फर्स्ट चैप्टर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तब तक आप इस चैप्टर को क्लियर नहीं कर पाओगे, आप आगामी चैप्टरों के बारे में समझ नहीं पाओगे। तो सभी साथी ध्यान रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा, तब तक आप नेक्स्ट जो लेखाशास्त्र के चैप्टर है, उनको क्लियर नहीं कर पाओगे। तो सभी ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ें। तो इस वीडियो के माध्यम से आज पढ़ेंगे कि लेखा शास्त्र क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटेंसी के बारे में पढ़ेंगे, उसके मीनिंग और डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे। बुक कीपिंग क्या होता है, उसका किस प्रकार से विकास हुआ, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, लेखांकन के कितने स्टेप होते हैं, उसके कौन कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं, कौन कौन से मेथड होते हैं, आधारभूत लेखांकन शब्दावली के बारे में पढ़ेंगे, लेखांकन सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे, अवधारणाओं के बारे में पढ़ेंगे, कन्वेंशन के बारे में पढ़ेंगे और मान्यताओं के बारे में आज विस्तार से पढ़ेंगे। तो साथियों ध्यान से देखें। देखो, लेखा शास्त्र का मतलब क्या होता है कि जो पहले के टाइम पे आज से 500-600 वर्ष पूर्व भी लेखांकन कार्य किए जाते थे, पर उस समय जो अभी जो दोहरा लेखा प्रणाली चलती है, वो वाला सिस्टम नहीं चलता था। पहले इकहरा लेखा प्रणाली और भारत में भारतीय महाजनी खाता बही पद्धति के हिसाब से कार्य किए जाते थे। लेकिन 1494 ईस्वी के पश्चात दोहरा लेखा प्रणाली का जन्म हुआ है, इटली देश में हुआ था, वो आगे पढ़ेंगे। उसके पश्चात में डबल एंट्री सिस्टम के आधार पर लेखांकन कार्य किए जाते हैं। अब लेखा शास्त्र का तात्पर्य यह होता है कि जो भी आप व्यापार में कोई भी कार्य करते हैं या व्यापार के अलावा आप घर में भी कोई कार्य करते हैं, कोई भी चीज परचेज करते हैं, कोई भी आप लेन देन करते हैं, तो सर्वप्रथम आप उसको अपने खाता बहियों में उसकी एंट्री कर लेते हैं या किसी रजिस्टर में एंट्री कर लेते हैं। फिर जब भी आपको आवश्यकता पड़ती है तो आप उस जो आपने जो एंट्री किया है, रिकॉर्ड किया है, जो भी ट्रांजेक्शन, उसको देख के आप आगामी निर्णय लेते हैं। तो इसी प्रकार से व्यापार में भी जो भी लेन देन होता है, ट्रांजेक्शन होते हैं, जो भी प्रक्रियाएं होती है, उसको रिकॉर्ड करने के लिए अकाउंट्स का कार्य किया जाता है, लेखा शास्त्र का कार्य किया जाता है। इस कारण से लेखा शास्त्र का जन्म हुआ। देखो, मानवीय मस्तिष्क की भूलने की प्रवृत्ति होती है। जो मानव का मस्तिष्क होता है, वो किसी चीज को लंबे समय तक याद नहीं रख सकता। इस कारण से इसकी आवश्यकता पहले पीछे दे, भूल पड़े कागज से ले की अवधारणा अनुसार व्यवहारों या सौदों यानी जो ट्रांजेक्शनों को कागज पर लिखा जाने लगा। यानी यह लेखांकन प्रक्रिया होती है। इन मानव है, वो किसी चीज को लंबे समय तक याद नहीं रख सकता। अब उनको याद नहीं रख सकता है, तो इस कारण से आगामी भविष्य में परेशानी हो सकती है। तो उन जो भी व्यवहार है, उनको एक कागज में लिखा जाता है। जब भी भूल पड़े या जब भी आवश्यकता हो, तुरंत उस कागज का सहारा लेके कार्य किया जा सकता है। इसी कारण से लेखांकन में या अकाउंटेंसी में भी, व्यापार में भी इस प्रकार से कार्य किया जाता है। व्यवसाय का उद्देश्य भी लेखांकन के माध्यम से क्रय विक्रय, लेनदारी व देनदारी एक्सेट्रा की जानकारी रखना होता है। एंड जो व्यापार होता है, उसका भी उद्देश्य होता है, ऑब्जेक्ट होता है कि व्यापार में कितना माल खरीदा गया है, कितना माल बेचा गया है, कितनी लेनदारी है, कितनी देनदारी है, कितने बीआर है, बीपी है, आदि सब चीजों की जानकारी रखने हेतु लेखांकन का कार्य किया जाता है। यानी अकाउंटेंसी में अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं। लेखांकन के माध्यम से व्यापारी द्वारा शुद्ध लाभ, हानि तथा वास्तविक आर्थिक स्थिति का ज्ञान प्राप्त करना होता है। तो वो लेखांकन यानी अकाउंटिंग कार्य नहीं करेंगे, तो तब तक व्यापारी को कैसे पता चलेगा कि व्यापार में कितना माल क्रय किया गया है, कितना सेल्स किया गया है, कितने देनदार है, कितने लेनदार है, शुद्ध लाभ हानि कितनी है। वो तब तक शुद्ध लेखांकन कार्य नहीं किया जाएगा, तब तक वास्तविक आर्थिक स्थिति का मालूम नहीं होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट है लेखा शास्त्र कला एवं विज्ञान होता है। देखिए, जो अकाउंटेंसी होती है वो एक तरीके से कला भी होती है और विज्ञान भी होती है। विज्ञान में निश्चित सिद्धांत होते हैं, लेकिन ये अकाउंटेंसी है, इसमें लगभग निश्चित सिद्धांतों के आधार पे, परंपराओं के हिसाब से, प्रिंसिपल्स के हिसाब से कार्य किए जाते हैं। लेकिन इसमें कुछ अपवाद हो सकते हैं। जैसे जो भौतिक विज्ञान होता है, उसमें 100% सिद्धांत खरे होते हैं, लेकिन अकाउंटेंसी के अंदर 100% सिद्धांत नहीं होते हैं। फिर भी इसको कला एवं विज्ञान माना जाता है। व्यापार के कई हितधारी व्यक्ति या संस्थाएं होती है। देखो, व्यापार में कई प्रकार के व्यक्ति होते हैं। व्यापार से रिलेटेड कई व्यक्ति होते हैं, जैसे मैनेजर भी हो सकता है, स्वामी या सासी हो सकता है, विनियोजक जो पूंजी लगाता है। वो जो भी ये आपके सामने ये पारिभाषिक शब्दावली दे रखी है, वो अभी इसी वीडियो के माध्यम से नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे। प्रत्येक के बारे में पढ़ेंगे कि लेनदार क्या होता है, देनदार क्या होता है, कर्मचारी कौन होता है, अंशदार कौन होता है, सरकार क्या होती है, संस्थाएं क्या होती है। तो टोटल डिटेल्स से पढ़ेंगे। आपके लिए चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस चैप्टर को अगर अच्छी तरह से देखेंगे तो आगामी चैप्टर ही आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगे, अन्यथा नहीं आएंगे, क्योंकि यह बेसिक है। तब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा, तब तक आप आगे नहीं समझ पाओगे। तो इसमें व्यापार में कई हितधारी व्यक्ति होते हैं,
जैसे प्रबंधक हो गया, स्वामी हो गया, विनियोजक जो पूंजी लगाता है, इन्वेस्टर हो गया, लेनदार हो गया, देनदार हो गया, बैंकर है, कर्मचारी, अंशधारक है, और सरकार और संस्थाएं इसमें हितधारी होती है। ठीक है, ये तो हो गया लेखा शास्त्र का मोटा मोटा परिचय। अब बात करेंगे लेखांकन का अर्थ, हम परिभाषाओं के बारे में पढ़ेंगे। इसका अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। देखो, पारंपरिक रूप से लेखांकन यानी अकाउंटिंग के अंतर्गत व्यापारी द्वारा लाभ हानि खाता व चिट्ठा यानी बैलेंस शीट बनाकर व्यापार की आर्थिक स्थिति को याद किया जाता है। यानी पारंपरिक रूप से देखें, ट्रेडिशनल रूप से देखें या सामान्य रूप से देखें तो लेखांकन जो अकाउंटेंसी के अंतर्गत जो लेखांकन किया जाता है, जो कार्य किया जाता है, उसे लेखांकन कहा जाता है, जिसमें लाभ व्यापारी द्वारा व्यापार की वास्तविक स्थिति जानने हेतु लाभ हानि खाता तैयार किया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट तैयार किया जाता है, बैलेंस शीट तैयार किया जाता है। ठीक है, अब वो आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अपन लाभ हानि खाता क्या होता है, चिट्ठा क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, वो वन बाय वन प्रत्येक वीडियो में आपको डिटेल से समझाया जाएगा। अब इसमें एक परिभाषा दे रखी है, स्मिथ एवं एस बर्न के अनुसार लेखांकन मुख्य रूप से वित्तीय प्रकृति के व्यावसायिक व्यवहारों एवं घटनाओं के अभिलेखन एवं वर्गीकरण का विज्ञान है, और इन व्यवहारों एवं घटनाओं के महत्वपूर्ण सारांश बनाने, विश्लेषण करने, उसकी व्याख्या करने, परिणामों को उन व्यक्तियों तक पहुंचाने की कला है जिन्हें उनके आधार पर निर्णय लेने होते हैं। इस परिभाषा में बता रखा है कि जो लेखांकन होता है, जिसमें सारांश बनाया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, और जो निर्णय आते हैं उनको संबंधित पक्षकारों तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है। ठीक है, ये तो परिभाषा हो गई, कोई खास इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप इसको देख सकते हो। नेक्स्ट है, इसके अलावा 1941 में AICPA अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन द्वारा 1966 में तथा 1970 में पुनः AICPA अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड ने इसको परिभाषित किया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट है पुस्तपालन का उद्भव, अर्थ एवं परिभाषा। ऊपर तो पढ़ लिया लेखांकन और लेखा शास्त्र के बारे में, अब पढ़ेंगे पुस्तपालन का उद्भव, उसका अर्थ और उसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, बुक कीपिंग क्या होता है। देखिए, पुस्तपालन यानी, पुस्तपालन को इंग्लिश में बुक कीपिंग कहा जाता है। तो पुस्तपालन होता है जो बुक कीपिंग है, वो लेखांकन का ही भाग है या पार्ट होता है। ठीक है, पुस्तपालन का शाब्दिक अर्थ है पुस्तकें रखना, यानी व्यापार में जो भी कार्य किए जाते हैं, जैसे कोई लेन देन हो गया, कोई माल खरीदते जिस पुस्तकों में एंट्री की जाती है उनको पुस्तपालन कहा जाता है, यानी जो पुस्तकें रखी जाती है उनको पुस्तपालन के रूप में जाना जाता है। लेखांकन का प्रथम चरण पुस्तपालन या बही खाता होता है। जो लेखांकन का फर्स्ट स्टेज होता है उसे बुक कीपिंग या लेजर कहा जाता है। ठीक है, जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो पुस्तपालन के माध्यम से लेजर या बही खातों में किए जाते हैं। JR बोटलीबॉय के अनुसार पुस्तपालन को व्यावसायिक व्यवहारों को उचित खातों के अंतर्गत अभिलेखन करने की कला एवं विज्ञान के रूप में माना जाता है। यह तो JR बोटलीबॉय की परिभाषा हो गई। एंड जो पुस्तपालन होता है वो लेखांकन का पार्ट होता है, और जो पुस्तपालन का जो शाब्दिक अर्थ होता है, जो पुस्तकें रखना ही बुक कीपिंग कहलाता है। अब लेखांकन का जो फर्स्ट चरण होता है उसमें पुस्तपालन या बही खाता तैयार करने का कार्य किया जाता है। अब बात करेंगे पुस्तपालन तथा लेखांकन में मेजर डिफरेंस क्या क्या है। देखो, जहां पुस्तपालन समाप्त होता है वहां पर लेखांकन का कार्य आरंभ होता है। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि आपने व्यापार में कोई ट्रांजेक्शन किया, कोई व्यवहार किया, कोई माल खरीदा, मान के चलो 1 लाख का माल खरीद लिया। अब माल खरीदते ही आप संबंधित पुस्तकों में उसकी एंट्री कर देंगे। ठीक है, अब एंट्री करने के पश्चात में व्यापार को वास्तविक के जो भी आपने व्यवहार किया, जितने व्यवहार किए, क्रय किया, विक्रय किया, लेनदारों को पैसा दिया, देनदारों से पैसा प्राप्त किया, उनकी एंट्री पुस्तपालन के रूप में की जाती है, वो लेजर वो खाता बहियों के माध्यम से की जाती है। ठीक है, अब उसके पश्चात में व्यापार की आर्थिक स्थिति यानी आर्थिक वित्तीय स्थिति, वास्तविक स्थिति जानने हेतु लेखांकन कार्य किया जाता है। अब लेखांकन कार्य के अंतर्गत सर्वप्रथम ट्रायल बैलेंस तैयार किया जाता है, उसके पश्चात में ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट तैयार किया जाता है, फिर उससे वास्तविक लाभ या हानि की जानकारी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से जहां पर पुस्तपालन एंड होता है वहां पर लेखांकन का कार्य आरंभ होता है, यानी लेखांकन द्वितीय चरण होता है और पुस्तपालन फर्स्ट चरण होता है। अर्थात प्रारंभिक पुस्तकों में लेखा करना, खाता बही में खतौनी करना तथा खातों के शेष निकालना ही पुस्तपालन कहलाता है। यानी जो प्रारंभिक लेखा पुस्तकें होती है, अब वो पढ़ेंगे प्रारंभिक लेखा पुस्तकें कौन कौन सी होती है, या तो इस वीडियो में पढ़ेंगे या नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आपको प्रत्येक टॉपिक यानी एक लेखा शास्त्र के परिचय से लेके जितने भी चैप्टर है क्लास 11, 12 और जितने भी जो कॉम्पिटिशन प्रतिस्पर्धा एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन या चैप्टर, वो सभी आपको कवर करवाए जाएंगे। यानी इसमें किसी प्रकार का आपका चार्ज नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे मिलेंगे, और फ्री में ही आपको PDF नोट्स भी अवेलेबल करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो प्रारंभिक पुस्तकों में लेखा करना और खाता बही में खतौनी करना तथा खातों के शेष निकालना ही
पुस्तपालन कहलाता है। अब इसमें बात करेंगे जो पुस्तपालन तथा लेखांकन में अंतर का आधार कौन कौन से होते हैं। इसको शॉर्ट में दे रखा आपको मैं समझा देता हूँ। पहला तो होता है क्षेत्र, जो पुस्तपालन का क्षेत्र होता है वो थोड़ा लेखांकन की अपेक्षा कम होता है या संकीर्ण होता है। और उद्देश्य होते हैं पुस्तपालन का उद्देश्य तो खाता बहियां में उनकी जो व्यवहार होते हैं उनकी एंट्री करना होता है, जबकि लेखांकन के अंतर्गत वास्तविक लाभ हानि याद करने हेतु खाते तैयार किए जाते हैं। पारस्परिक निर्भरता यानी पारस्परिक निर्भरता होती है, पुस्तपालन के माध्यम से लेखांकन कार्य किया जा सकता है। नेक्स्ट है सिद्धांत, यानी पुस्तपालन में किसी प्रकार के सिद्धांतों की आवश्यकता नहीं होती, जबकि लेखांकन में सिद्धांतों की आवश्यकता होती है। सिद्धांतों के अकॉर्डिंग ही लेखांकन कार्य किए जाते हैं। वित्तीय व्यवहारों का परिणाम, यानी पुस्तपालन में किसी प्रकार से वित्तीय व्यवहारों का परिणाम प्राप्त नहीं होता है, जबकि लेखांकन के माध्यम से वित्तीय व्यवहारों का वास्तविक आर्थिक स्थिति का ज्ञान प्राप्त हो पाता है कि व्यापार में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। अशुद्धि सुधार, देखिए पुस्तपालन के माध्यम से अशुद्धि सुधार जो एंट्री होती है प्रारंभ में खाता बहियों में जो जो भी व्यवहार होता है वो लेखा करते हैं, तथा लेखांकन में जो भी अशुद्धि सुधार होती है अशुद्धि सुधार के माध्यम से उनको दूर किया जा सकता है। लास्ट में समायोजन, अशुद्धि सुधार एवं समायोजन है जो लेखांकन प्रक्रिया के माध्यम से किए जा सकते हैं, पुस्तपालन के माध्यम से नहीं होता है। और जो है विशेषज्ञता, यानी पुस्तपालन तैयार करने हेतु किसी विशेष पढ़े लिखे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती है, और जबकि लेखांकन कार्य करने हेतु किसी विशेष व्यक्ति की आवश्यकता होती है, यानी पेशेवर व्यक्ति की आवश्यकता होती है, यानी पेशेवर व्यक्ति ही लेखांकन का कार्य कर सकता है। अल्प ज्ञान वाला व्यक्ति लेखांकन कार्य नहीं कर सकता है, जबकि अल्प ज्ञान वाला व्यक्ति पुस्तपालन का कार्य कर सकता है। ठीक है, आपको समझ में आ चुका होगा ये जो भी मेजर डिफरेंसेज है। अब नेक्स्ट है लेखांकन के ऑब्जेक्ट एंड लेखांकन के उद्देश्य क्या क्या होते हैं। पहला तो है इसका ऑब्जेक्ट समस्त आर्थिक व्यवहारों का लेखा करने का कार्य होता है, एंड जो समस्त आर्थिक व्यवहार व्यापार में किए जाते हैं उनका लेखा किया जाता है, उनका रिकॉर्डिंग कार्य किया जाता है। नेक्स्ट है लाभ हानि का निर्धारण किया जाता है, यानी लेखांकन के माध्यम से ही लाभ हानि का निर्धारण किया जाता है। जब तक लाभ हानि याद नहीं होगा व्यापार में पता ही नहीं चलेगा कि व्यापारी को कितना लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो ये जरूरी है कि व्यापार को वास्तविक लाभ हानि का पता चले और वास्तविक सही समय पर व्यापारी निर्णय ले सके कि भविष्य में किस प्रकार से व्यापार का संचालन करना है। नेक्स्ट है वित्तीय स्थिति को याद करना, जो व्यापार की वित्तीय स्थिति है उसको लेखांकन के माध्यम से याद किया जाता है। व्यवसाय पर प्रभावी नियंत्रण, यानी व्यापार पर अच्छा कंट्रोल स्थापित करने हेतु लेखांकन का कार्य किया जाता है। हितधारियों को सूचना उपलब्ध कराना, एंड जो लेखांकन के माध्यम से जो हितधारी होते हैं, तृतीय पक्षकार होते हैं, अभी ऊपर देखा था लेनदार है, देनदार है, बैंक है, संस्थाएं हैं, प्रबंधक है, स्वामी है, अन्य व्यक्ति है, उनको सूचनाएं उपलब्ध करवाई जाती है। नेक्स्ट है कर संबंधी विवरणी तैयार किया जाता है, एंड जो टैक्स के रिगार्डिंग जो भी फैक्चुअल स्टेटमेंट होता है वो तैयार करने का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट है वित्तीय संस्थाओं को आवश्यक सूचना उपलब्ध करवाई जाती है। जो भी वित्तीय संस्थाएं हैं, बैंक है, कोई संस्था है, लोन देने वाली है, सेबी है, उनको उनके रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो सूचना उनको चाहिए वो सूचनाएं उपलब्ध करवाई जाती है। नेक्स्ट है लेखांकन के स्टेप्स के बारे में बात करेंगे, या लेखांकन के चरण। देखिए इसमें लेखांकन के 4 चरण होते हैं, 4 चरण इसमें शामिल किए गए हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चरण होते हैं। ठीक है, अब आपका जो इस चरण के माध्यम से देखेंगे कि लेखांकन फर्स्ट चरण में कहाँ से स्टार्ट हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, द्वितीय चरण क्या होता है, तृतीय चरण में क्या प्रोसेस हुई, और लास्ट जो चौथा चरण है उसमें किस विषय का विकास हुआ। देखिए फर्स्ट चरण में देखते हैं, फर्स्ट चरण को कारिंदा लेखांकन यानी स्टेवार्डशिप अकाउंटिंग भी कहा जाता है। साथियों ध्यान रखिए, इसको अच्छी तरह से याद रखिए। जो फर्स्ट चरण है उसको कारिंदा लेखांकन कहा जाता है, इंग्लिश में इसे स्टेवार्डशिप अकाउंटिंग कहा जाता है। यानी दोहरा लेखा प्रणाली डबल एंट्री सिस्टम का विकास 1494 ईस्वी में इटली के वेनिस नगर के लुकास पेसियोली द्वारा किया गया था। यानी जो डबल एंट्री सिस्टम है, दोहरा लेखा प्रणाली, इसका विकास 1494 ईस्वी में इटली के वेनिस शहर में एक व्यक्ति थे लुकास पेसियोली, उनके द्वारा किया गया था। और इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, उस पुस्तक का नाम है डी कंपासेट स्क्रिप्चर्स। क्या नाम है? डी कंपासेट स्क्रिप्चर्स। आपको अच्छी तरह इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 1795 में एडवर्ड जॉन द्वारा बही खाता की अंग्रेजी पद्धति पुस्तक लिखी गई। यानी इसके पश्चात 1494 ईस्वी में तो इटली के वेनिस नगर में लुकास पेसियोली द्वारा डबल एंट्री सिस्टम का विकास किया गया और इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। उसके पश्चात 1795 में लगभग 300 साल पश्चात एडवर्ड जॉन द्वारा बही खाता की अंग्रेजी पद्धति की पुस्तक लिखी गई थी। ये तो हो गया प्रथम चरण के कार्य। नेक्स्ट है द्वितीय चरण।
अब द्वितीय चरण में प्रबंध एवं स्वामी में भेद किया गया। देखिए प्रबंध क्या होता है, स्वामी क्या होता है, इसको देखते हैं। जो प्रबंध होता है, मैनेजर इसको हिंदी में कहा जाता है। जो व्यापार होता है उसके संचालन के लिए व्यापारी द्वारा एक व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है, वह प्रबंध या मैनेजमेंट का कार्य देखता है। जबकि स्वामी होता है वो वास्तविक स्वामी होता है, उसके द्वारा पूंजी लगाई जाती है, वही उसका मालिक होता है। ठीक है, इसमें अंतर किया गया है। अब इसको वित्तीय लेखांकन भी कहा जाता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी इसे कहा जाता है। इस चरण में संयुक्त पूंजी वाली कंपनियों का रूप का प्रचलन हुआ, यानी जो सेकंड चरण था इसके अंतर्गत जो जॉइंट वेंचर कंपनियां थी उनका प्रचलन हुआ था। अगला स्टेप है आपका थर्ड चरण, थर्ड स्टेप यानी तृतीय चरण, इसको प्रबंध लेखांकन कहा जाता है। यानी जो तीसरा चरण था जो 20वीं शताब्दी में आरंभ हुआ था, 20वीं शताब्दी में ही प्रबंध का वैज्ञानिक स्वरूप का प्रचलन सामने आया था। यानी जो वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता है एडरिक हेवल, उनके द्वारा 20वीं यानी जो 20वीं सेंचुरी है उसमें प्रबंध का वैज्ञानिक विकास किया गया था और 20वीं सदी में लेखांकन को पेशा मानने लगा गया था। यानी जो 20वीं सदी थी, सेंचुरी थी, उसमें लेखांकन को एक तरीके से प्रोफेशनल रूप में माना जाने लगा था। नेक्स्ट चरण है आपका लास्ट चरण, फोर्थ चरण है सामाजिक उत्तरदायित्व लेखांकन का विकास हुआ। यानी व्यवसाय का हितधारियों के प्रति सामाजिक उत्तरदायित्व होता है। यानी जो व्यवसाय होते हैं उनका जो हितधारी है, जो हितधारी भी ऊपर पड़ा था, लेनदार है, देनदार है, बैंक है, संस्थाएं हैं, अन्य व्यक्ति है, उनके प्रति एक तरह से सामाजिक उत्तरदायित्व बनाया गया है कि आप समाज में रहते हुए व्यापार समाज की आवश्यकताओं के अनुसार करें, समाज को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचाएं। अब इसमें नोट देर का है, आधुनिक परिप्रेक्ष्य में लेखांकन के निम्न तथ्यों को भी लेखांकन की आवश्यकता के रूप में जाना जाता है। यानी इसमें जो नया विषय और जोड़ा गया है जिसमें मूल्यवर्धन लेखांकन वैल्यू एडेड अकाउंटिंग का सिस्टम अपनाया गया है। ये ICAI यानी द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट है मानव संसाधन लेखांकन, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग भी एक नए रूप में शामिल की गई है लेखांकन में। और लास्ट है उत्पादकता लेखांकन, प्रोडक्टिविटी अकाउंटिंग, जो उत्पादन पे जो खर्चा होता है उसका लेखांकन किस प्रकार से किया जाएगा उस मामले को इसमें शामिल किया गया है आधारभूत लेखांकन के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट है लेखांकन के सब फील्ड्स के बारे में देखें कि लेखांकन के उपक्षेत्र कौन कौन से होते हैं। अब उपक्षेत्र ये सेम ही आ जाएंगे। इसमें पुस्तपालन उपक्षेत्र होता है, वित्तीय लेखांकन भी इसमें शामिल होता है, प्रबंध लेखांकन जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है वो इसमें शामिल होता है, लास्ट है सामाजिक उत्तरदायित्व लेखांकन, अभी ऊपर बात कर चुके हैं। ठीक है, अब है नेक्स्ट है लेखांकन की प्रोसेस, यानी लेखांकन किस प्रकार से किया जाता है। यानी ऊपर तो बेसिक पढ़ चुके हैं, अब इसमें इस चैप्टर में मोस्टली पूरा ही बेसिक पढ़ेंगे, फिर उसके पश्चात जो भी चैप्टर आएगा वो आपका प्रैक्टिकल रूप में होगा। जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा आप प्रैक्टिकल क्वेश्चनों को सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो बेसिक को अच्छी तरह देखें, ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसमें जो भी अकाउंटिंग की प्रोसेस होती है वो सीखेंगे, इसकी पारिभाषिक शब्दावली को सीखेंगे, वो ही शब्दावली आपके लास्ट अकाउंटेंसी के रूप में प्रत्येक चैप्टर में आएंगी। जब तक आपका इस चैप्टर के माध्यम से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप कंफ्यूजन में रहेंगे। ठीक है, अब लेखांकन की प्रोसेस के बारे में देखते हैं। सर्वप्रथम इसमें 6 तरह के कार्य होते हैं। पहला होता है व्यवहार की पहचान एंड आइडेंटिफाइंग, नेक्स्ट होता है रिकॉर्डिंग्स, नेक्स्ट होता है क्लासिफाइंग, नेक्स्ट होता है सारांश विश्लेषण यानी समराइजिंग एंड एनालाइजिंग, और निर्वचन इंटरप्रेटिंग का कार्य होता है, लास्ट होता है कम्युनिकेटिंग का। देखो इसको वन बाय वन देखते हैं विस्तार से। देखो व्यवहार की पहचान क्या होती है। देखो सर्वप्रथम व्यापार में जो भी ट्रांजेक्शन व्यवहार होता है, मान के चलो कोई माल बेचा है, खरीदा है, तो सर्वप्रथम उस व्यवहार की पहचान की जाती है। ठीक है, अब जैसे 50 लाख रुपए की कोई मशीनरी परचेज की या 5 लाख रुपए का कोई माल खरीदा, ठीक है, अब उस वो व्यवहार हो गया कि व्यापार में इतने रुपए की संपत्ति आ रही है, इतने रुपए का माल खरीद रहे हैं या इतने रुपए का माल सेल्स कर रहे हैं, जो भी स्थिति हो, जो भी सिचुएशन हो। अब उसको सर्वप्रथम उस व्यवहार की पहचान कर ली जाती है कि 5 लाख रुपए की माल खरीदा गया। ठीक है, अब माल खरीदने के पश्चात में जो भी माल खरीदा है, संबंधित पुस्तकों में उसका अभिलेखन या रिकॉर्डिंग का कार्य किया जाता है, यानी संबंधित पुस्तकों में उसका लेखा कर दिया जाता है। ठीक है, अब उसके पश्चात में संबंधित पुस्तकों में जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है उसका लेखा कर देंगे। अब वो नेक्स्ट आगामी वीडियो में पढ़ेंगे कि जो खाता बहियां होती है कितने प्रकार की होती है, उनका लेखा किस प्रकार से किया जाता है, वो नेक्स्ट में पढ़ेंगे। अभी तो ये बेसिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब इनका रिकॉर्डिंग यानी अभिलेखन करने के पश्चात में इनका वर्गीकरण करेंगे, क्लासिफाइंग करेंगे कि जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है उसमें देनदार कितने हैं, लेनदार कितने हैं, संपत्ति एवं दायित्व कौन कौन से हैं। ठीक है, उनको डिवाइडेड कर लेंगे खातों के माध्यम से। अब उनको डिवाइडेड करने के पश्चात में नेक्स्ट चरण आएगा आपका सारांश विश्लेषण यानी समराइजिंग एंड एनालाइजिंग, यानी जो भी देनदार है, लेनदार है, संपत्ति एवं दायित्व है, BR है, BP है, जो भी है, उनका आप सारांश विश्लेषण करेंगे
अब सारांश एवं विश्लेषण करने के पश्चात में आपको सर्वप्रथम ट्रायल बैलेंस आप तैयार करेंगे गणितीय शुद्धता की जांच करने हेतु, ट्रेडिंग बैलेंस तैयार करेंगे, P&L अकाउंट तैयार करेंगे, लास्ट में बैलेंस शीट तैयार करेंगे। ठीक है, अब उससे व्यापार की आर्थिक जो वित्तीय स्थिति है उसका पता चलेगा कि व्यापार में कितना लाभ हुआ है और कितना कितना लॉस हुआ है, वो सारांश विश्लेषण के माध्यम से प्राप्त होगा। लास्ट में करेंगे निर्वचन, इंटरप्रेटिंग करेंगे, यानी जो भी व्यापार में पिछले वर्ष के संबंध में जो बैलेंस शीट है, P&L है, ट्रेडिंग है, उसमें कितना चेंजिंग हुआ है या उनसे तुलना करेंगे कि पिछले वर्ष से कितना लाभ ज्यादा हुआ है, कम हुआ है, निर्वचन करने का कार्य किया जाएगा। लास्ट में करेंगे संप्रेषण यानी कम्युनिकेटिंग का कार्य, यानी जो भी हितधारक है, पक्षकार है या तृतीय पक्षकार है, जो भी संबंध रखते हैं व्यापार से, उन सभी पक्षकारों को व्यापार के बारे में सभी सूचनाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया आपका लेखांकन की प्रोसेस। अब नेक्स्ट है लेखांकन के कार्य यानी फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, अब इसमें जो कार्य दे रखे हैं आपके 4 प्रकार के कार्य होते हैं। फर्स्ट तो होता है आपका रचनात्मक कार्य यानी कंस्ट्रक्टिव फंक्शन। नेक्स्ट होता है संलेखात्मक कार्य यानी रिकॉर्डेबल फंक्शंस। नेक्स्ट होता है व्याख्यात्मक कार्य यानी इंटरप्रेटिव फंक्शन। और लास्ट होता है परीक्षात्मक कार्य ऑडिटेटिव फंक्शन यानी जो ऑडिट करने का कार्य होता है। ठीक है, अब इसमें वन बाय वन देखते हैं। रचनात्मक कार्य में कंस्ट्रक्टिव फंक्शन में क्या क्या होता है, देखो इसमें विभिन्न प्रकार के प्रमाण, पुस्तकें, छल कपट को पकड़ा जाता है। जो रचनात्मक कार्य होता है उसमें विभिन्न प्रकार के जो स्टैंडर्ड होते हैं उनका पालन किया जाता है, पुस्तकें रखी जाती है, जो भी गबन होता है, छल कपट होता है, फ्रॉड होता है, उनको पकड़ने का कार्य किया जाता है, जो रचनात्मक कार्य से कहा जाता है। नेक्स्ट है संलेखात्मक कार्य यानी रिकॉर्डेबल फंक्शन, यानी प्रारंभिक पुस्तकों में लेखा करना। यानी जो रिकॉर्डेबल फंक्शन होता है उसमें प्रारंभिक पुस्तकें होती हैं उनमें लेखा किया जाता है, खाता बही, तलपट व अंतिम खाते प्रिपेयर करने का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट है व्याख्यात्मक कार्य इंटरप्रेटिव फंक्शन, यानी व्याख्या की जाती है। अब व्याख्या में तुलनात्मक विवरण तैयार किया जाता है, पिछले वर्ष का और करंट ईयर का जो भी विवरण तैयार किया गया है बैलेंस शीट, उससे तुलना की जाती है। प्रवृत्ति विश्लेषण तैयार किए जाते हैं एवं अनुपात विश्लेषण तैयार किए जाते हैं, जो भी अनुपात होते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। रोकड़ यानी केस और फंड फ्लो स्टेटमेंट तैयार किया जाता है, आदि कार्य व्याख्यात्मक कार्य के अंतर्गत किए जाते हैं। नेक्स्ट है परीक्षात्मक कार्य यानी ऑडिटेटिव फंक्शन, यानी जो भी ऊपर कार्य किए गए हैं, जो भी बैलेंस शीट तैयार की गई है, P&L तैयार किया गया है, ट्रेडिंग तैयार किया गया है, ट्रायल बैलेंस या जो भी अनुपात, समानुपात या रोकड़, फंड फ्लो स्टेटमेंट, प्रवृत्ति विश्लेषण तैयार किए गए हैं, क्या ये उचित रूप से बनाए गए हैं, सिद्धांत के अनुसार बनाए गए हैं, नियमानुसार बनाए गए हैं, इनकी जांच हेतु, इनको वेरीफाई करने हेतु ऑडिट का कार्य किया जाता है। एक ऑडिट का कार्य एक ऑडिटर के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, ये तो हो गया परीक्षात्मक कार्य। इसमें 4 प्रकार के कार्य होते हैं, इनको डिवाइडेड कर रखा है 4 प्रकार के। रचनात्मक कार्य कौन कौन से होते हैं और रिकॉर्डेबल कार्य कौन कौन से होते हैं और इंटरप्रेटेड फंक्शन कौन सा होता है और लास्ट में है ऑडिटेटिव फंक्शन कौन सा होता है, ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है लेखांकन की विधियों के बारे में पढ़ेंगे यानी मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग। लेखांकन की विधियां भारत में 3 प्रकार की होती है। देखो, जो आपकी फर्स्ट विधि है भारतीय बही खाता प्रणाली है, सेकंड है इकारा लेखा प्रणाली, इसे सिंगल एंट्री सिस्टम भी कहा जाता है, और लास्ट वाली है जो आपकी मेजर या इंपॉर्टेंट प्रणाली है वो दोहरा लेखा प्रणाली एंड डबल एंट्री सिस्टम होती है। देखिए, इंडिया में 3 प्रकार की लेखांकन प्रणालियां पाई जाती है, लेकिन देखा जाए तो व्यापार में सिर्फ दोहरा लेखा प्रणाली या डबल एंट्री सिस्टम है, इसका ही यूज किया जाता है, ना कि इकारा लेखा प्रणाली तथा भारतीय बही खाता प्रणाली का प्रयोग नहीं किया जाता था। पुराने जमाने में भारतीय बही खाता प्रणाली थी, जो भी ये सेठ साहूकार होते हैं जो लोन देते थे लोगों को, वो भारतीय बही खाता प्रणाली के माध्यम से खाते तैयार करते थे। और जो छोटे व्यापारी होते हैं, जैसे चाय वाले हैं, ठेले वाले हैं, थड़ी वाले हैं, या छोटा व्यापार कर रहे, फुटकर व्यापार कर रहे हैं, वे लोग आज भी इकारा लेखा प्रणाली के माध्यम से व्यवहारों का ट्रांजैक्शन या रिकॉर्डिंग का कार्य करते हैं। लेकिन बड़ा व्यापार है, उसमें प्रत्येक लेनदेन दोहरा लेखा प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा यानी डबल एंट्री सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। अब डबल एंट्री सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे वन बाय वन, या तो इस वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, अब जो भी ट्रांजैक्शन आज आपकी जो अकाउंटेंसी है सिर्फ और सिर्फ दोहरा लेखा प्रणाली पर आधारित है यानी डबल एंट्री सिस्टम पर आधारित है। प्रत्येक कार्य डबल एंट्री सिस्टम के आधार पर किए जाएंगे, ना कि इकारा लेखा प्रणाली और भारतीय बही खाता प्रणाली का लेखा शास्त्र के अंतर्गत कोई लेना देना नहीं रहेगा। आपको यह थर्ड वाली विधि है दोहरा लेखा प्रणाली, इस पर ही इसके माध्यम से प्रत्येक चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, बात करते हैं कि परिभाषा, इनका विशेषताएं देख लेते हैं कि भारतीय बही खाता प्रणाली और इकारा लेखा प्रणाली और दोहरा लेखा प्रणाली की क्या क्या विशेषताएं होती है। ठीक है, भारतीय बही खाता प्रणाली है, इसको भारतीय महाजनी बही खाता प्रणाली भी कहा जाता है। ये केवल भारत में प्रचलित है और भारतीय भाषा में इसका लेखा किया जाता है। इसका सर्वप्रथम कच्चे आंकड़े से पक्का आंकड़ा तैयार करने का कार्य किया जाता है।
विशिष्ट ज्ञान की इसमें कोई आवश्यकता नहीं होती है, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी खाते तैयार कर सकता है, नॉर्मल लिखा जाता है और विश्व की इसे प्राचीनतम लेखांकन प्रणाली भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इकारा लेखा प्रणाली, सिंगल एंट्री सिस्टम। यह छोटे व्यापारी के लिए आवश्यक होती है, कम खर्चीली तथा सरल होती है, अपूर्ण तथा अवैज्ञानिक यानी जो इसे साइंटिफिक सिस्टम वाली पद्धति नहीं होती है, यानी अपूर्ण और अवैज्ञानिक पद्धति होती है, इसमें किसी प्रकार के सिद्धांत नहीं होते हैं। नॉर्मल कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी आजकल अपन देखते हैं, अपने घरों में देखते हैं या किसी चीज में देखते हैं, जो भी कोई भी अपन कोई भी वस्तु परचेज करते हैं, कोई भी खर्चा करते हैं घर में, आज वो चीज खरीदी, आज उस वस्तु को लेके आए, आज शॉपिंग की, आज वो किया वो किया, तो उनका जो भी अपने एक हिसाब किताब रखने के लिए रजिस्टर में एंट्री करते हैं, वो एक तरीके से इकारा लेखा प्रणाली होती है। अब दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण प्रणाली होती है या डबल एंट्री सिस्टम होती है। इसी के माध्यम से ही प्रत्येक बड़े व्यापार द्वारा लेखांकन का कार्य किया जाता है और ये ही एक तरह से वैज्ञानिक पद्धति होती है और इसी को ही मान्यता प्राप्त होती है। यानी ऊपर वाली जो भारतीय ये बही खाता प्रणाली और इकारा लेखा प्रणाली है, इनको कोई मान्यता प्राप्त नहीं है और इनका व्यापार बड़े व्यापार में किसी प्रकार से कोई प्रयोग नहीं किया जाता है और जब आपकी जो अकाउंटेंसी है सिर्फ दोहरा लेखा प्रणाली पर ही पूर्ण रूप से आधारित है। अब देखो इसमें दो पक्ष होते हैं, पहला तो होता है डेबिट और दूसरा होता है क्रेडिट। यानी एक तो नाम पक्ष होता है, एक होता है जमा पक्ष। डेबिट को हिंदी में नाम बोलते हैं और क्रेडिट को हिंदी में जमा बोलते हैं। अब इनको नेक्स्ट वीडियो में डेबिट और क्रेडिट को सभी को विस्तार से पढ़ेंगे, डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है। नेक्स्ट है व्यवस्थित व वैज्ञानिक प्रणाली से कहा जाता है, ये क्रमबद्ध व व्यवस्थित नियमों व सिद्धांतों पर आधारित होती है। यानी जो डबल एंट्री सिस्टम है, दोहरा लेखा प्रणाली है, वो क्रमबद्ध व व्यवस्थित नियमों व सिद्धांतों पर आधारित है। इसके फिक्स रूल होते हैं, नियम होते हैं, उन्हीं नियमों के अनुसार ही कार्य किए जाते हैं। वो नियम और सिद्धांत आगे पढ़ेंगे। दोनों पक्षों का इसमें योग बराबर होता है, यानी डेबिट होता है इतना ही राशि क्रेडिट की होगी। आधुनिक व मान्य प्रणाली इससे माना जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है दोहरा लेखा प्रणाली के कौन कौन से चरण होते हैं। देखिए दोहरा लेखा प्रणाली के जो स्टेप है, सर्वप्रथम होता है प्रारंभिक लेखा किया जाता है, वर्गीकरण में खतौनी की जाती है, सारांश लेखन तथा अंतिम खाते तैयार करने का कार्य इसमें किया जाते हैं। 3 स्टेप होते हैं, अब इसको वन बाय वन देखते हैं। देखो प्रारंभिक लेखा होता है यानी ओरिजिनल एंट्री होती है, जो भी व्यापार में कोई भी ट्रांजेक्शन हो, कोई भी व्यवहार हो, तुरंत उसकी एंट्री की जाती है। अब छोटे जो व्यापारी होते हैं, व्यवसायी होते हैं, उसके लिए तो एक जनरल रखी जाती है। इन छोटे व्यापारी के द्वारा एक जनरल के माध्यम से भी सभी लेखांकन के कार्य किए जाते हैं। लेकिन अगर बड़ा व्यापारी है तो बड़े व्यापारी द्वारा कई प्रकार के कार्य किए जाते हैं, माल खरीदा जाता है, बेचा जाता है, सेल्स रिटर्न होती है, परचेज रिटर्न होती है, बीआर होता है, बीपी होता है। उन सभी के ट्रांजेक्शन के लिए एक जनरल में लेखा करेंगे तो उनका सही रूप से लाभ हानि या आर्थिक वित्तीय स्थिति का पता नहीं चल पाएगा, काफी सारी दिक्कतें प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इनको बड़े व्यापारी द्वारा डिवाइडेड कर रखा है कि प्रत्येक के बड़े व्यापारी द्वारा कैश बुक अलग से मेंटेन की जाएगी, बिल्स रिसीवेबल है वो अलग से मेंटेन किया जाएगा, बिल्स पेबल है वो अलग से मेंटेन किया जाएगा, परचेज रिटर्न बुक अलग से बनाई जाएगी। यानी जो क्रय वापसी पुस्तक है उनको अभी पारिभाषिक शब्दावली में देखेंगे कि ये सब कैश बुक क्या होती है, बीआर क्या होता है, बीपी क्या होता है, पीआर, एसआर बी और ये पीबी है, एसबी है, उन सभी को आगे विस्तार से देखेंगे। ठीक है, तो प्रत्येक बड़े व्यापारी द्वारा कैश बुक तैयार किया जाएगा, बीआर तैयार किया जाएगा, बीपी होगा, परचेज रिटर्न अलग से खाता बही तैयार की जाएगी, सेल्स रिटर्न वाली अलग से तैयार की जाएगी, परचेज बुक अलग से तैयार की जाएगी, सेल्स बुक अलग से तैयार की जाएगी, एवं लास्ट में मुख्य जनरल में विभाजन का कार्य भी किया जाएगा बड़े व्यापारी द्वारा, या छोटे व्यापारी द्वारा केवल जनरल रखा जाएगा और बड़े व्यापारी द्वारा इस प्रकार की सहायक बहियां रखी जाएगी। नेक्स्ट कार्य होगा इसका वर्गीकरण एवं खतौनी। पहला तो प्रारंभिक लेखा किया जाएगा, बाद में होगा वर्गीकरण एवं खतौनी यानी क्लासिफिकेशन एंड कॉस्टिंग का कार्य होगा। अब इसमें प्रत्येक व्यवहार का मदवार लेखा तैयार किया जाएगा, जिसमें कितने देनदारों का अलग से होगा, लेनदारों का अलग से होगा, डेटर्स असेट्स कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है, बीआर कितने, बीपी कितने, सबका अलग अलग खाता बही के माध्यम से यानी सहायक बहियों के माध्यम से लेखा किया जाएगा और लेखा विवरण तैयार किया जाएगा। लास्ट में समस्त प्रक्रियाएं खाता बहियां लेजर में ही संपादित होती है। जो भी ये लेखांकन की प्रक्रियाएं होती है वो लेजर यानी खाता बही बनाई जाती है इन सभी के लिए। जैसे सेल्स रिटर्न बुक है तो एक तरह से खाता बही तैयार की जाएगी, परचेज रिटर्न की अलग की जाएगी, परचेज की अलग की जाएगी, सेल्स की अलग की जाएगी, कैश बुक अलग बनाई जाएगी। तो इनको एक तरीके से जो भी संपादन होता है वो खाता बही या लेजर के माध्यम से ही होता है। नेक्स्ट आया सारांश लेखन अथवा अंतिम खाते तैयार करना। जो तृतीय चरण है उसमें अंतिम खाते तैयार करने का कार्य किया जाता है। उसमें सर्वप्रथम तलपट तैयार किया जाता है, ट्रायल बैलेंस, गणितीय शुद्धता हेतु यानी जो भी खातों में गणितीय शुद्धता है या योग लगाने में या राशि लिखने में किसी प्रकार की मिस्टेक या गलती रह गई है तो उसको दूर करने हेतु तलपट तैयार किया जाता है। ठीक है,
वो नेक्स्ट पढ़ेंगे सब चीजें। और नेक्स्ट अंतिम खाते तैयार किए जाते हैं। और अंतिम खाते में जो फाइनल अकाउंट होता है उसमें P&L अकाउंट आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, बैलेंस शीट आता है, ट्रेडिंग अकाउंट आता है। ये सब चीजें अंतिम खातों में आती है। ये लेखांकन प्रक्रिया के माध्यम से तैयार किए जाते हैं। ठीक है, दो दो जो ये दोहरा लेखा प्रणाली है उसके चरण है। प्रारंभिक लेखा किया जाता है, फिर वर्गीकरण एवं खतौनी का कार्य होता है, फिर लास्ट में सारांश लेखन अथवा फाइनल अकाउंट तैयार करने का कार्य किया जाता है। ठीक है, ये तो हो गया आपका दोहरा लेखा प्रणाली का। अब इसमें लेखांकन के विभिन्न आधारों के बारे में बात करेंगे। वेरियस बेस ऑफ अकाउंटिंग है, लेखांकन के विभिन्न आधार कौन कौन से हैं। जो कि इसमें 3 प्रकार के आधार होते हैं। एक तो होता है जो लेखांकन किस प्रकार से किया जाएगा वो आज देखेंगे। अब आपका ऊपर तो थ्योरी पढ़ चुके हैं, अब ये चीजें आ रही है लगभग है तो थ्योरी लेकिन प्रैक्टिकल रूप में है, तो आप इसको यहाँ से अच्छी तरह से देखें। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको जो भी नेक्स्ट में मैं पढ़ाऊंगा वो सभी आपके लिए महत्वपूर्ण है। आगामी प्रत्येक चैप्टर में ये चीजें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। आपको इन चीजों को अगर आप समझ नहीं पाओगे तो आगामी क्वेश्चनों को आप समझ नहीं पाओगे और ना ही हल कर पाओगे, आपको लिए प्रॉब्लम क्रिएट रहेगी। तो इन चीजों का आप अच्छी तरह से ध्यान लगा के देखें। देखिए, इसमें 3 प्रकार के आधार होते हैं। एक तो रोकड़ आधार पर एंट्री होती है, लेखांकन कार्य किया जाता है, और उपार्जन आधार पर किया जाता है, एक्रूअल बेसिस पे किया जाता है, और लास्ट में होता है मिश्रित यानी मिक्स्ड आधार पर किया जाता है। देखो इनको 1 बाय 1 देखते हैं। देखिए, रोकड़ आधार क्या होता है। इसके अंतर्गत लेखा तभी होता है जब नगद भुगतान या प्राप्ति हो। जैसे रोकड़ आधार का मतलब ये होता है कि आपने व्यापार में कोई माल 50,000 रुपये में बेच दिया, ठीक है, या कोई अन्य संपत्ति बेच दी, या कोई अन्य आपने ट्रांजेक्शन किया है, जो भी किया है। अगर आपको आज दिनांक को आपने 1 लाख रुपए का माल बेच दिया, अब उसी दिन अगर आपको माल बेचते नगद प्राप्त हो जाता है तो आप रोकड़ आधार पर एंट्री करेंगे। इसमें वस्तु का क्रय विक्रय महत्वपूर्ण न होकर भुगतान और प्राप्ति महत्वपूर्ण माना जाता है। यानी जो इस या रोकड़ वाला आधार है, इसमें वस्तु का क्रय विक्रय महत्वपूर्ण नहीं होता है। यानी वस्तु आपने बेच दी या परचेज कर ली, वो महत्वपूर्ण ना होकर भुगतान और प्राप्ति महत्वपूर्ण माना जाता है। जिस दिनांक को आपको नगद प्राप्त होता है उसी समय आप कैश बेसिस के आधार पर लेखा कर देंगे। अब इसमें एनजीओ होता है, यानी जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, पेशेवर व्यक्ति होते हैं और धर्मार्थ संस्थान होते हैं, उनके लिए ये जो रोकड़ आधार वाली अकाउंटिंग का कार्य होता है, यानी रोकड़ आधार पर यानी कैश बेसिस पर जो लेखांकन कार्य किए जाते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट है उपार्जन आधार, इसको एक्रूअल बेसिस भी कहा जाता है। इसमें वस्तुओं अथवा सेवाओं की प्राप्ति के आधार पर लेखा किया जाता है, न कि रोकड़ के आधार पर। इसमें पहले वाली विधि में तो रोकड़ के आधार पर किया जाता है, जब भी आपने वस्तु बेची तब आपको रोकड़ प्राप्त होगी, जब भी उसका लेखा करना है, अन्यथा वस्तु खरीदने बेचने से कोई मतलब नहीं है। और इसमें इसका विपरीत होता है, जिस दिन आपने किसी वस्तु को बेचा खरीदा या जो आपने व्यवहार किया, तो जिस दिन आपने कोई माल खरीदा या आपने कोई किसी दिन माल बेचा, तो माल बेचने पर आपको राशि प्राप्त होगी, इनकम प्राप्त होगी, तो उसी टाइम पर आप लेखा कर देंगे, चाहे आपको रोकड़ तुरंत प्राप्त हो, चाहे बाद में प्राप्त हो या आंशिक प्राप्त हो, उससे कोई मतलब नहीं है। इसमें वस्तुओं अथवा सेवाओं की प्राप्ति के आधार पर लेखा किया जाता है, न कि रोकड़ भुगतान पर। जिस दिन आय प्राप्ति का अधिकार प्राप्त होता है, यानी जिस दिन आपने कोई भी माल बेचा, तो उस दिन आप स्वाभाविक है या आपने कोई भी अन्य व्यवहार किया, इन्वेस्टमेंट किया, तो जिस दिन आय प्राप्ति का अधिकार प्राप्त होता है, चाहे नकद बाद में प्राप्त हो, उसी दिन इसका लेखा कर दिया जाता है। चालू वर्ष की मदों का ही लेखा होता है। देखो इसमें जो करंट ईयर होता है, करंट ईयर आपका जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल यानी 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक होता है। ठीक है, तो जो भी लेखांकन का कार्य किया जाता है वो एक प्रत्येक वित्तीय वर्ष का होता है, यानी जो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक जो भी ट्रांजैक्शन व्यवहार किए गए हैं उनका लेखा आएगा, ना कि आगामी वर्ष का या पिछले वर्ष का। ठीक है, अब नेक्स्ट है मिश्रित आधार यानी हाइब्रिड बेसिस, यानी जो ऊपर वाला कैश बेसिस है और नीचे उपार्जन बेसिस, उन दोनों का मिक्स रूप इसमें दिया गया है। यानी कई व्यापारी द्वारा कैश या उपार्जन के आधार पर एंट्री की जाती है या मिश्रित आधार पर भी की जाती है। ठीक है, ये तो आपके समझ में आ चुका होगा। अब नेक्स्ट है, अब ये टर्मिनोलॉजी है, आधारभूत लेखांकन शब्दावली है। ये शब्दावली आपको प्रत्येक चैप्टर में, प्रत्येक अकाउंटिंग जितने भी चैप्टर आप क्लास 11 से लेके बीकॉम, एमकॉम, सीएस, सीडब्ल्यूएस, सीएमएम पढ़ेंगे तो आपके लिए प्रत्येक चीज काम में आएगी। ठीक है, अब इसके माध्यम से पढ़ेंगे कि व्यापार में पूंजी क्या होती है, लेनदार क्या होते हैं, देनदार क्या होते हैं, दायित्व क्या होता है, संदिग्ध दायित्व क्या होता है, वित्तीय वर्ष क्या होता है, यानी इसमें
34-35 प्रकार की पारिभाषिक शब्दावली दे रखी है, उनको डिटेल से देखते हैं। देखिए फर्स्ट है कैपिटल, यानी कैपिटल क्या होती है? देखो, व्यवसाय द्वारा व्यापार में विनियोजित धन पूंजी होता है, यानी जो व्यापारी होता है, व्यापारी द्वारा व्यापार किया जाता है। अब स्वाभाविक है कि व्यापार करने हेतु पूंजी की आवश्यकता होगी, धन की आवश्यकता होगी, तो जो व्यापार में धन विनियोजित किया जाता है उसे पूंजी कहते हैं। अब एकल व्यापार में एकाकी व्यापार द्वारा पूंजी लगाई जाती है। जो एकल व्यापार होता है, छोटा व्यापार होता है, उसमें एक व्यक्ति होता है, तो उसमें एक व्यक्ति द्वारा पूंजी लगाई जाती है। जबकि साझेदारी में प्रत्येक साझेदार द्वारा पूंजी लगाई जाती है। जबकि कंपनी में प्रत्येक अंशधारी होता है, जो शेयर होल्डर होता है, उसके द्वारा पूंजी लगाई जाती है, तो उसका संबंध उनकी पूंजी से होता है। यानी जिन व्यक्तियों द्वारा पूंजी लगाई जाती है या धन लगाया जाता है व्यापार को चलाने के लिए, उसे पूंजी कहा जाता है। ठीक है। अब है नेक्स्ट है आहरण, इसको इंग्लिश में ड्राइविंग्स कहते हैं। आपको दोनों पारिभाषिक शब्दावली याद रखिए, इंग्लिश में भी याद रखना है उसको और इंग्लिश में हिंदी में भी ध्यान रखना है, यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों में बाइलिंगुअल आपको याद रखना है। ठीक है। यानी स्वामी द्वारा निजी कार्यों हेतु नकद या संपत्ति या माल का उपयोग करना आहरण होता है। यानी जो व्यापार में पूंजी लगाई गई है, उनमें पूंजी संपत्ति के रूप में हो सकती है या नकद के रूप में हो सकती है। तो स्वामी द्वारा, चाहे एकल व्यापार हो चाहे साझेदारी हो, इनमें जो स्वामी होते हैं, साझेदार होते हैं, उनके द्वारा एक तरीके से पूंजी निकाली जाती है या संपत्ति निकाल ली जाती है या व्यापार का माल उनके द्वारा पर्सनल रूप में ले लिया जाता है या उनका उपयोग कर लिया जाता है, उसे आहरण कहते हैं। तो आहरण यानी एक तरह से विड्रॉल कर लिया जाता है, उनको निकाल लिया जाता है। तो आहरण से सदैव पूंजी में कमी होती है। तो मान के चलो आपने 1.5 लाख पूंजी लगाई और आपने उसमें से 5,000 रुपये या 10,000 रुपये का पूंजी विड्रॉल कर लिया, निकाल लिया, तो स्वाभाविक है कि आपकी पूंजी कम हो जाएगी। तो पर इसमें एक प्रावधान होता है कि जो ड्राइविंग्स किया जाता है साझेदार द्वारा या अन्य व्यक्ति द्वारा, तो उसमें एक तरीके से निश्चित, अगर वो पूंजी को रिटर्न कर देगा तो निश्चित समय पर, तो उसमें एक निश्चित दर से ब्याज भी लगाया जाता है। ब्याज व्यापार के लिए आय होती है। नेक्स्ट है देयताएं, इक्विटीज, यानी संपत्ति के अधिकार या उनके विरुद्ध सभी दावे देता है, चाहे वह लेनदारों की ओर से हो या स्वयं स्वामी की ओर से। देखो, इसका कहने का तात्पर्य है जो संपत्ति के अधिकार होते हैं या उनके विरुद्ध जो सभी दावे देयताएं हैं, चाहे वो लेनदारों की ओर से हो तथा स्वयं स्वामी की ओर से हो, एक तरह से देयताएं होती है। नेक्स्ट है संपत्तियां। अब देखो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण संपत्ति। देखो, संपत्तियां होती है वो सामान्यतः या मुख्यतः 7 प्रकार की होती है। देखिए, जो संपत्ति है वो आपका ये हमेशा चलेगी हर चैप्टर में, लायबिलिटीज असेट्स, तो इसको आप थोड़ा दिमाग को अच्छी तरह फोकस करके देखें। संपत्ति है वो 7 प्रकार की होती है, 7 टाइप्स की होती है, जिसमें फर्स्ट होती है दृश्य एंड टेंजिबल, नेक्स्ट है अदृश्य इंटेंजिबल, नेक्स्ट है चल फ्लोटिंग, अचल फिक्स्ड, और नेक्स्ट है तरल संपत्तियां एंड लिक्विड एसेट्स, और संपत्तियां वास्टिंग एसेट्स, और काल्पनिक या अवास्तविक संपत्तियां, इनको फिक्टियस एसेट्स भी कहा जाता है। इनको वन बाय वन देखते हैं। देखो दृश्य संपत्ति क्या होती है? यानी दृश्य संपत्ति वह संपत्ति होती है जिसको हम आंखों से देख सकते हैं या शरीर से छू सकते हैं या उनको महसूस कर सकते हैं, उनको एक तरह से दृश्य संपत्ति कहा जाता है। जैसे इसमें भवन आ गया, यानी बिल्डिंग हो गई, मशीन हो गई, फर्नीचर हो गया, कंप्यूटर हो गया, एक्सेट्रा चीजें एक तरह से दृश्य संपत्ति के रूप में होती है। यानी मोटा मोटा कहने का तात्पर्य यह है कि जिन चीजों को अपन आंखों से शरीर से छू सकते हैं उनको दृश्य संपत्ति कहा जाता है। अदृश्य संपत्ति यानी इंटेंजिबल असेट्स वह होती है जिसको आंखों से या शरीर से स्पर्श नहीं कर सकते हैं। वो एक रूप में एक कानूनी अधिकार होता है, जैसे ख्याति है, गुडविल है, व्यापारिक चिन्ह है, ट्रेडमार्क है, एकस्व है, कॉपीराइट है। इन चीजों को अदृश्य संपत्ति कहा जाता है क्योंकि इनको देख नहीं सकते हैं। नेक्स्ट है चल संपत्ति। अब चल संपत्ति उसे कहते हैं जिनका सामान्यतः एक वर्ष में नकद में परिवर्तित हो जाने की संभावना होती है। देखो, जो चल संपत्ति है उसका सामान्यतया जो समय माना जाता है वो 1 वर्ष तक ही माना जाता है। जैसे इसमें केस हो गया, बिल्स रिसीवेबल हो गया, डेटर्स हो गए, इनको चल संपत्ति माना जाता है। नेक्स्ट है अचल संपत्ति, फिक्स्ड एसेट्स, यानी अचल संपत्ति उसे कहा जाता है जिसका संबंध 1 वर्ष से अधिक होता है। ठीक है, व्यापार में उसका संबंध 1 वर्ष से अधिक का होता है, उसे अचल संपत्ति माना जाता है। अब अचल संपत्ति को कभी भी सामान्यतः कैश में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, उनको बेचने पर भी वो नकद में परिवर्तित होती है और इनको सामान्यतः बेचा भी नहीं जाता है। यानी व्यापार के संचालन हेतु जो संपत्तियां खरीदी जाती है उनका संबंध काफी वर्षों तक रहता है, 1 वर्ष से अधिक तक रहता है, लॉन्ग टर्म तक रहता है। जैसे भवन है, मशीन है, फर्नीचर है, एक्सेट्रा है, उनको अचल संपत्ति की श्रेणी में माना जाता है।
और इनको सामान्यतः बेचा भी नहीं जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है तरल संपत्तियां यानी लिक्विड एसेट्स, जिन्हें शीघ्र रोकड़ में बदला जा सकता हो, यानी जो लिक्विड एसेट्स है, तरल है, जैसा कि नाम से प्रतीत है, उनको शीघ्र रोकड़ में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे कैश है, बैंक का शेष है, यानी बैंक में आपका कोई अमाउंट जमा है, डेटर्स है यानी देनदार है, बिल्स रिसीवेबल है, बीआर है, या स्टॉक है, यानी जो स्टॉक अभी पढ़ेंगे इसमें स्टॉक क्या होता है, डेटर्स क्या होता है, बीआर क्या होता है, केस, बैंक, सब चीजों को 1 बाय 1 देखेंगे। और स्टॉक है यानी स्कंद, पूर्वदत्त व्यय है, प्रीपेड एक्सपेंसेस को घटाने के बाद तरल संपत्तियां प्राप्त होती है। ठीक है। यानी कैश, बैंक, डेटर्स, बीआर और स्टॉक व जो प्रीपेड एक्सपेंसेस यानी पूर्वदत्त व्यय होते हैं, उनको माइनस करने के पश्चात तरल संपत्तियां प्राप्त होती है। नेक्स्ट है सहज संपत्तियां यानी वास्टिंग एसेट्स। देखिए सहज संपत्तियां उसे कहा जाता है जिनका एक निश्चित समय होता है, निश्चित पीरियड होता है, एक निश्चित समय के पश्चात में अगर उनका विदोहन या दोहन किया जाएगा तो वो समाप्त हो जाएगी। उनके कोई स्थायी भंडार तो होते नहीं है, जो प्राकृतिक रूप से मिलती है, जैसे खनिज है, पत्थर की खानें हैं, तेल के कुएं हैं, इनका एक निश्चित समय पश्चात में इनकी वास्टिंग हो जाएगी, ये समाप्त हो जाएगी, तो इनको सहज संपत्तियां कहा जाता है। और नेक्स्ट है काल्पनिक या अवास्तविक संपत्तियां यानी फिक्टियस असेट्स, यानी ये वे संपत्तियां होती है, ना तो ये संपत्तियां होती है और ना ही इनका कोई उपयोग होता है और ना ही इनको कोई देख सकते हैं और ना ही इनसे किसी प्रकार की रिकवरी या वसूली हो पाती है। अब इनमें देखो क्या होता है, इनका डेबिट शेष होता है, हमेशा इनका जो डीआर शेष होता है, इन्हें चिट्टे के संपत्ति पक्ष की ओर दर्शाया जाता है। यानी जो बैलेंस शीट होता है, जो एसेट साइड है, वो ये बैलेंस शीट के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जो बैलेंस शीट होती है, जिसका एसेट साइड रहता है, उसके संपत्ति पक्ष में इसको दर्शाया जाता है। इसमें चालू वर्ष में किए गए भारी व्यय जिनका लाभ व्यवसाय के आगामी वर्षों में प्राप्त होता है, यानी जो चालू वर्ष होता है उसमें एक तरीके से काफी मात्रा में व्यय किया जाता है ताकि व्यापार को आगामी भविष्य में लाभ प्राप्त होते रहे, कि बार बार उन व्ययों का खर्चा बार बार ना करना पड़े। एक बार ही भारी व्यय कर दिया जाता है जिसका लाभ आगामी भविष्य में व्यापार को मिलता रहता है। जिसमें देखो प्रारंभिक व्यय होता है, जो कंपनी का निर्माण किया जाता है उसमें प्रारंभिक व्यय किए जाते हैं। अंशों व ऋण पत्रों को निर्गमन पर बट्टा दिया जाता है, एक तरह से व्यय होता है कंपनी के लिए, व्यापार के लिए। और जो अभिगोपन कमीशन है, अंडरराइटिंग कमीशन है, वो भी एक तरीके से व्यय होता है। ठीक है। ये तो पढ़ चुके हैं संपत्तियों के बारे में। संपत्तियां 7 प्रकार की होती है, जिसमें दृश्य, अदृश्य, चल, अचल, तरल, सही और काल्पनिक संपत्तियां पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है दायित्व, लाइबिलिटीज, यानी लाइबिलिटीज उसे कहा जाता है, मान के चलो जो व्यक्ति व्यापार से पैसा मांगते हैं, यानी व्यापार का दायित्व है कि उन व्यक्तियों को व्यापार द्वारा पैसा भविष्य में चुकाना है। यानी कैसे चुकाना है कि कई बार व्यापारी द्वारा उधार माल खरीदा जाता है या बैंक से लोन ले लिया जाता है, बैंक ओवरड्राफ्ट प्राप्त कर लिया जाता है, और जो पूंजी होती है एक तरह से कैपिटल होती है, वो भी एक तरह से दायित्व माना जाता है व्यापार का। अभी जो जो सेपरेट एंटिटी सिस्टम होता है, पृथक अस्तित्व अवधारणा, वो अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट में। अवधारणाएं, मान्यताएं, अजम्पशंस, प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं वो नेक्स्ट में पढ़ेंगे। ठीक है। तो दायित्व में क्रेडिटर्स है, लेनदार है, बिल्स पेबल है, लोन है, अगर आपने किसी बैंक से लोन लिया है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक अधि विकर्स है। बैंक ओवरड्राफ्ट उसे कहा जाता है जो आपके खाते में बैलेंस है, उससे एक्स्ट्रा आप बैलेंस बैंक से विड्रॉल करते हैं एक तरीके से, तो उसको बैंक ओवरड्राफ्ट कहा जाता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, अदत्त व्यय है, यानी कोई खर्चा व्यापार में खर्चा हो गया लेकिन आपने अभी तक नहीं चुकाया है, तो एक तरीके से आपका दायित्व है कि वो खर्चा आपको पेड करना है, उसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहा जाता है। और कैपिटल है, जो व्यापारी द्वारा पूंजी लगाई जाती है, वो एक तरीके से व्यापार के लिए दायित्व होता है कि व्यापार जब भी समाप्त होगा तो व्यापारी को वो पूंजी व्यापार व्यापार द्वारा लौटाई जाएगी। इस तरीके से व्यापार का कैपिटल एक तरीके से दायित्व होता है। ठीक है। अब इसमें जो लायबिलिटीज है वो 4 प्रकार की होती है। एक तो होती है एक्सटर्नल लायबिलिटीज, एक होती है इंटरनल लायबिलिटीज, एक होती है शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज और एक होती है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। यानी इनको हिंदी में बाह्य, आंतरिक, अल्पकालीन और दीर्घकालीन कहा जाता है। देखिए बाह्य दायित्व कौन से होते हैं, जो बाह्य पक्षकारों को चुकाना हो, जैसे माल के उधार क्रय से संबंधित, जैसे लेनदार है, ऋण व अदत्त व्ययों के लिए लेनदार शामिल इसमें होते हैं। यानी जो बाह्य दायित्व में लेनदार को शामिल किया गया है, बैंक से कोई लोन लिया गया है, कोई बकाया खर्चे हैं, उनको इनमें शामिल किया जाता है, यानी बाह्य दायित्वों में। आंतरिक दायित्वों में शामिल होते हैं स्वामी द्वारा विनियोग किया गया है, कोई कैपिटल लगाई गई है, चालू वर्ष के लाभ हैं, जो भी लाभ होते हैं, अगर व्यापार में लाभ हो गया तो एक तरीके से वो दायित्व माना जाता है जब तक उनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है संबंधित शेयर होल्डर में या साझेदारों में। विभिन्न प्रकार के कोष है, अवितरित लाभांश है, अनडिवाइडेड कोई किसी प्रकार प्रॉफिट है, वो एक तरीके से व्यापार के लिए दायित्व होता है। नेक्स्ट है
अल्पकालीन शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज क्या होती है, जिनका संबंध 1 वर्ष तक होता है, यानी जिसमें क्रेडिटर शामिल होते हैं, लेनदार शामिल होते हैं, बिल्स पेबल यानी बीपी शामिल होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट इसमें शामिल होता है। अल्पकालीन दायित्वों में क्रेडिटर, बीपी और बैंक ओवरड्राफ्ट को शामिल किया गया है, इनका संबंध 1 वर्ष तक होता है। जबकि दीर्घकालीन यानी लॉन्ग टर्म दायित्वों में जिनका संबंध 1 वर्ष से अधिक का होता है, उनको लॉन्ग टर्म कहा जाता है, लॉन्ग टर्म दायित्व कहा जाता है, जिसमें बैंक लोन होता है। बैंक लोन हमेशा 1 वर्ष से ज़्यादा ही होता है, 5 वर्ष हो सकता है, 10 वर्ष हो सकता है या ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन जो भी दायित्व है जिनका 1 वर्ष से अधिक संबंध होता है, उनको दीर्घकालीन दायित्व कहा जाता है। इसमें बैंक लोन आ गया, डिवेंचर्स आ गया। डिवेंचर्स का भुगतान एक लंबे समय के पश्चात में किया जाता है, सामान्यतः 20 वर्ष के पश्चात में डिवेंचर्स का भुगतान किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बैलेंस शीट, चिट्ठा। देखिए, ये चिट्ठा एक नेक्स्ट वीडियो में अगले एक स्पेशल चैप्टर के रूम में पढ़ेंगे, यानी एक सेपरेट चैप्टर के रूम में पढ़ेंगे। आपको जब ये अकाउंटिंग कार्य किया जाता है, सर्वप्रथम खाता बहियों में उनकी एंट्री होती है, फिर पोस्टिंग होती है, लेजर तैयार किया जाता है, ट्रायल बैलेंस तैयार होता है, ट्रेडिंग अकाउंट तैयार होता है, P&L तैयार होता है, और फिर वास्तविक एक निश्चित तिथि पर एक बैलेंस शीट तैयार की जाती है, जिसमें व्यापार की आर्थिक स्थिति का पता चल जाता है निश्चित तिथि पर। यानी वर्ष के जरूरी नहीं है कि आप वर्ष के अंत में तैयार करो। अगर आपको व्यापार की स्थिति पहले जाननी है, व्यापार किस स्थिति में चल रहा है, तो आप बैलेंस शीट तैयार कर सकते हैं निश्चित तिथि पर। ठीक है, अब बैलेंस शीट को एक निश्चित समय पर याद करने हेतु, इसको आर्थिक स्थिति को निश्चित समय पर याद करने हेतु इसको तैयार किया जाता है। इसमें संपत्तियों एवं दायित्वों का योग होता है, यानी जो संपत्ति होती है उसका डीआर बैलेंस होता है, और जो दायित्व होता है उसका सीआर बैलेंस होता है। ठीक है, ये पढ़ेंगे अपन, संपत्तियों का बैलेंस किस प्रकार से क्या होता है, दायित्वों का बैलेंस कौन सा होता है, बैलेंस क्या होता है, इन चीजों का विस्तार से देखेंगे नेक्स्ट में। नेक्स्ट है लागत मूल्य। देखिए, लागत मूल्य क्या होता है। मान के चलो आपने कोई व्यापार के लिए माल खरीदा है, या सेवा खरीदी, कोई संपत्ति खरीदी है। आपने व्यापार के लिए मान के चलो 1 लाख रुपए की संपत्ति खरीदी। अब जरूरी थोड़ा है कि आपने संपत्ति 1 लाख की खरीदी तो 1 लाख रुपए की ही संपत्ति आपको व्यापार तक रहेगी। आपको वहां से संपत्ति को व्यापार तक लाने के लिए किराया देना होगा, उसका इंस्टॉलमेंट करना होगा, इंस्टॉलेशन के चार्जेस लगाने होंगे, और कोई भी अदर व्यय होंगे, वो इसमें शामिल होता है। तो आपने माना संपत्ति 1 लाख में खरीदी, उसको लाने का किराया भाड़ा 10,000 हो गया, उसको स्थापित करने का चार्जेज है वो 10,000 हो गया, तो टोटल 1,20,000 रुपये संपत्ति पर खर्च हो गया। तो संपत्ति तो आपने 1 लाख में परचेज की है, लेकिन अगर वो 20,000 रुपये अदर एक्स्ट्रा चार्जेस लगे हैं, खर्चे हुए हैं, तो उनको इसमें इंक्लूड किया जाता है, यानी वो लागत मूल्य होता है। तो टोटल इसका लागत मूल्य 1,20,000 रुपये हो गया, ना कि 1 लाख होगा। ठीक है, इसमें जो भी भाड़ा लगा है वो स्थापना पर जितने भी खर्च किया गया है उसको इसमें इंक्लूड किया जाता है, उसको लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है पुस्तक मूल्य, बुक वैल्यू। जिस मूल्य पर संपत्ति को लेखा पुस्तकों में दर्शाया जाता है, यानी जो बुक वैल्यू उसे कहा जाता है। जो भी संपत्ति होती है उसको लेखा पुस्तकों में जो एंट्री की जाती है, उनके संबंध में जो राशि लिखी जाती है, उसको पुस्तक मूल्य कहा जाता है। अब ये पुस्तक मूल्य जरूरी नहीं है कि आपने संपत्ति 1 लाख में खरीदी और उसमें जो स्थापना पे खर्चा हुआ है, किराया भाड़ा लगा है, तो उसको टोटल कर देंगे तो टोटल ये लागत मूल्य भी हो सकता है। ठीक है, अपलिखित मूल्य वो होता है जो संपत्ति 1 लाख की है आपकी, 1,20,000 की है, और उसमें स्वाभाविक है वो डेप्रिसिएशन चैप्टर में पढ़ेंगे। डेप्रिसिएशन उसमें मूल्यह्रास लगेगा, तो मूल्यह्रास को घटाने के पश्चात में जो मूल्य बचा है वो उसका पुस्तक मूल्य हो जाएगा। 1,20,000 की संपत्ति है और उसमें से अगर 20,000 रुपए का ह्रास कर देंगे तो 1 लाख रुपए का पुस्तक मूल्य रह जाएगा। और इसी तरीके से लागत मूल्य में ये किराया भाड़ा और स्थापना व्यय शामिल कर लेंगे, और पुनर्स्थापन मूल्य भी हो सकता है, यानी जो पुनर्स्थापन मूल्य है, संपत्ति में किसी प्रकार का कोई नवीनीकरण कराना है, संपत्ति खराब हो चुकी है तो उसमें किस प्रकार रिपेयर करवाना है, तो वो भी इसमें मूल्य हो सकता है। यानी लागत मूल्य भी हो सकता है और अपलिखित मूल्य भी हो सकता है और पुनर्स्थापन मूल्य भी पुस्तक मूल्य हो सकता है, तीनों अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वसूली मूल्य, रिलाइजेबल वैल्यू, यानी संपत्ति को बाजार में बेचने से प्राप्त राशि को ही वसूली मूल्य कहा जाता है। अब देखो, अभी इसमें एक नोट है, ये ध्यान रखिए कि जो पुस्तक मूल्य है वो कम भी हो सकता है और अधिक भी हो सकता है, यानी यह पुस्तक मूल्य से कम या अधिक हो सकता है। यानी वसूली मूल्य हमेशा पुस्तक मूल्य से कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। मान के चलो आपने संपत्ति 1 लाख में खरीदी, ठीक है, आपने 1 लाख रुपए में उसमें इंस्टॉलेशन चार्जेज है और किराया बढ़ा है, वो शामिल करके 1,20,000 रुपए में एंट्री कर ली। ठीक है, पुस्तक मूल्य पे अब उसको बेचना है। अब जरूरी नहीं कि बाजार में संपत्ति 1,20,000 रुपए में बेचा जाए उसको या बिके। हो सकता है कई बार संपत्ति 1,20,000 की अपेक्षा 1 लाख रुपए में भी सेल्स हो सकती है, या 1,40,000 में संपत्ति को बेचा जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि संपत्ति किस ग्राहक को बेची गई है, किस ग्राहक ने उसको खरीदा है। ठीक है, तो
अब ये पुस्तक मूल्य है, इसका पुस्तक मूल्य 1,20,000 है, तो ये अगर पुस्तक मूल्य से अधिक में बेची जाएगी तो मूल्य ज़्यादा हो जाएगा और कम में बेची जाएगी तो मूल्य कम हो जाएगा। इसको वसूली मूल्य कहा जाता है। संपत्ति को बेचने पर जो राशि प्राप्त होती है उसको वसूली मूल्य कहा जाता है। नेक्स्ट है कार्यशील पूंजी। देखिए, वर्किंग कैपिटल व्यापार की दैनिक क्रियाओं या ऑपरेटिंग संचालन के लिए एक व्यापारी द्वारा एक तरल संपत्ति रखी जाती है। यानी जो व्यापार के दिन प्रतिदिन के कार्य होते हैं उनके संचालन हेतु ये पूंजी रखी जाती है, उसको कार्यशील पूंजी कहा जाता है। ठीक है, अब कार्य वर्किंग कैपिटल का सूत्र होता है, अभी उसमें बैलेंस शीट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, फिर भी अभी आप देख सकते हैं इसको। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स यानी चालू संपत्ति माइनस करंट लायबिलिटीज। यानी जो कार्यशील पूंजी है वो याद करना हो तो चालू संपत्तियों में से चालू दायित्वों को माइनस कर देंगे तो कार्यशील पूंजी प्राप्त हो जाएगी। यानी कार्यशील पूंजी का प्रयोग दैनिक क्रियाओं के संपादन हेतु किया जाता है। नेक्स्ट है देनदार। देखिए, देनदार क्या होते हैं? देनदार वे व्यक्ति होते हैं जो व्यापार से संबंध रखते हैं जिनको उधार माल बेचा गया है। यानी जो भी व्यक्ति या संस्थाएं हैं जिनको उधार माल बेचा गया है या व्यापार की कोई राशि उन पर बकाया है तो उनको देनदार कहते हैं। यानी वे व्यक्ति भविष्य में व्यापार को या व्यापारी को जो उनका जो दायित्व है वो चुकाएंगे, उनको वो पैसा भविष्य में देंगे। ठीक है, वो देनदार होते हैं। वे व्यक्ति या संस्थाएं जिन पर व्यवसाय की राशि बकाया है ये व्यापारिक देनदार व अन्य देनदार हो सकते हैं। यानी जो व्यापार से संबंधित होते हैं या व्यापारिक कार्य करते हैं, व्यापार से जो माल क्रय करते हैं या अन्य उधार लेते हैं, या जो व्यापारिक देनदार होते हैं और जो अन्य व्यक्ति होते हैं उनको अन्य देनदार कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है लेनदार। लेनदार इसका विपरीत होता है। यानी जो देनदारों को तो अपन ने उधार माल बेचा या उधार संपत्ति दी या कोई लोन दिया, वो देनदार हो गए एक तरीके से। और लेनदार है इसका विपरीत होता है, उनसे अपन उधार माल खरीदा या उनसे कोई किसी प्रकार से कोई लोन लिया, उनका संबंध एक तरीके से व्यापार से राशि प्राप्त करना है। यानी व्यापार का दायित्व है कि उनको राशि चुकाएं। ठीक है, ये व्यक्ति या संस्थाएं जिन्हें व्यापार से कोई राशि लेनी होती है, यानी व्यापार से इनको राशि लेनी है। और देनदार इसका विपरीत होता है, देनदार व्यापार को राशि चुकाएगा जबकि लेनदार व्यापार से राशि प्राप्त करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है आय के बारे में। अब ये थोड़ा वीडियो आपका लंबा हो चुका है, इसको फिर ज़्यादा लंबा करेंगे तो सही नहीं रहेगा, आप थोड़ा इसमें नर्वस हो जाएंगे। तो लास्ट 13 तक रेवेन्यू तक पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से वे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आय के बारे में देखते हैं। तो आय दो प्रकार की होती है, एक तो होती है आयगत आय यानी रेवेन्यू इनकम होती है, एक होती है कैपिटल इनकम। ठीक है, अब आयगत आय ये व्यवसायिक क्रियाओं के कारण नकदी का अंतर प्रवाह या इनफ्लो होता है। यानी जो आयगत आय होती है जो 12 महीने से संबंधित होती है, जो व्यवसायिक क्रियाएं की जाती है, ऑपरेटिंग की जाती है, व्यापार से माल बेचा जाता है या कोई अन्य कोई चीजें ब्याज प्राप्त होता है या जो भी लाभ प्राप्त जो भी प्रक्रियाएं होती है वो आयगत आय कहलाती है। इसको एक तरह नकदी का अंतर प्रवाह यानी व्यापार में नकदी प्राप्त होती है, आयगत आय कहलाती है। जैसे आड़त है, दलाली है, कमीशन है, ब्याज या संपत्ति के किराए के रूप में प्राप्त राशि। यानी कोई संपत्ति किराए में दे रखी है तो उसके रूप में जो भी किराया प्राप्त होता है वो एक तरह से आय होती है। ठीक है, नेक्स्ट है पूंजीगत आय यानी कैपिटल इनकम। व्यापार की सामान्य क्रियाओं के अतिरिक्त प्राप्त आय होती है। यानी व्यापार की जो सामान्य क्रियाएं तो ऊपर में तो आयगत प्राप्ति होगी और सामान्य क्रियाओं के अलावा जो आय प्राप्त होती है वो एक तरीके से पूंजीगत आय होती है, जिसमें स्थायी संपत्तियों को बेचने से जो लाभ होता है। यानी आपने कोई स्थायी संपत्ति को बेचा, उसे बेचने से कोई अगर आपको किसी प्रकार का प्रॉफिट हो रहा है तो एक तरह से पूंजीगत आय होगी। और आयगत आय होती है वो दैनिक व्यवसायिक क्रियाओं से जो आय या नगद प्राप्त होता है उसे आयगत आय कहते हैं। वो पूंजीगत आय है इसके विपरीत होती है, वो स्थायी संपत्तियों को बेचने से जो राशि प्राप्त होती है उससे पूंजीगत आय कहते हैं। तो ठीक है साथियों, आपका वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा, तो मैं आपका 13 तक कंप्लीट कर सका हूँ पारिभाषिक शब्दावली को। अब नेक्स्ट में वैसे एक्सपेंस से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।